Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and as I promise you that I will provide you 15 question paper set of UP TGT English. So guys, आज हम यहाँ पर करने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर 2015 को, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज ये वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके एग्ज़ाम के लिए। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें गाइस, लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। इसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया है गाइस। ये 2015 का क्वेश्चन पेपर है, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है और बहुत बेस्ट हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस शुरू कर लेते हैं बिना देर किए, क्योंकि समय का ख्याल करते हुए हमें यहाँ पर पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है गाइस। 2015 का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसको हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। और यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर पूछी गई है करेक्ट स्पेलिंग। मिसिसिपी की करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मिसिसिपी है क्या गाइज। जो मिसिसिपी है ये एक संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण क्षेत्र में एक राज्य है गाइज, और इसकी पश्चिमी सीमा मिसिसिपी नदी द्वारा बनाई गई है। तो यहाँ पर जो मिसिसिपी नदी है उसी के नाम पर इस राज्य का नाम भी रखा गया है। तो उसकी स्पेलिंग आपसे पूछ ली गई है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या है, क्या होगा आपका राइट आंसर। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मिसिसिपी की राइट स्पेलिंग है MISSISSIPPI। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कि मिसिसिपी, ये राइट स्पेलिंग होगी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है चूज़ वन करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पर पूछी गई है फिगर ऑफ स्पीच। द चंग ए ऑफ द ट्रेन इक्वाइट डाउन द हिल वाइल ए क्लाउड ऑफ स्मोक रोज अप टू द वेस्टर्न स्काई। तो यहाँ पर क्या होगी फिगर ऑफ स्पीच इन लाइनों में गाइस। तो ये ट्रेन की आवाज़ है। द चंग ए जब ट्रेन हिल से नीचे की तरफ आ रही है तो आई थिंक यहाँ पर एक साउंड है, और साउंड में क्या होता है गाइज, साउंड में होता है ओनोमेटोपोइया। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पंक्चुएट करेक्टली। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास एक सेंटेंस है यहाँ पर, फिलीपींस इज़ ए ब्यूटीफुल कंट्री, द बीचेज आर वार्म सैंडी एंड स्पॉटलेसली क्लीन। तो क्या राइट पंक्चुएट, यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स का हमें यूज करना है, तो क्या होगा राइट सेंटेंस। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। फिलीपींस इज ए ब्यूटीफुल कंट्री, द बीचेज आर वार्म सैंडी एंड स्पॉटलेसली क्लीन, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ए 4 लाइन स्टैंजा हैविंग एनी राइम स्कीम इज नॉन एज। एक 4 लाइन स्टैंजा को किसके नाम से यहाँ पर जाना जाता है। आपके पास हैं 4 ऑप्शन। हेरोइक कपलेट कहते हैं, क्या उसे राइम रोयल कहते हैं, या फिर सॉन्ग कहते हैं, या फिर क्वाट्रेन कहते हैं। इसको तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे गाइज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्वाट्रेन। 4 लाइन स्टैंजा को क्या कहते हैं, क्वाट्रेन। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ पर हमें एक वर्ड लेना है, ठीक है, और अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। माई मदर सजेस्टेड दैट वी कुड गेट ए ट्यूनिक स्टिचेज फॉर मी फ्रॉम द रिमेनिंग फैब्रिक, ठीक है। और यहाँ पर इट सीम्स टू मी ए, किस तरह का आइडिया है ये, कि जो मेरी मदर है वो एक रिमेनिंग फैब्रिक से, कुछ बचा हुआ फैब्रिक है उनके पास, उससे मेरे लिए कुछ खास, कुछ अच्छा बनाने वाली हैं। वो सजेस्ट करती हैं मुझे कि वो मेरे लिए कुछ अच्छा बनाना चाहती हैं। तो ये इट सीम्स टू मी ए, मुझे ये कैसा फील कराएगा, क्या फैसिनेटिंग है, या लिबरेटिव है, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, या रिपिलेंट है, क्या होगा इसका राइट आंसर गाइज। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर ए, ये फैसिनेटिंग फील कराएगा मुझे, ठीक है। ये कैसा फील कराएगा मुझे, फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग एक आइडिया होता है जो आकर्षक या कि मन को मोह लेने वाली बात होती है। मदर मेरे लिए एक अच्छी सी ड्रेस तैयार करने वाली है रिमेनिंग फैब्रिक से, तो मुझे अच्छा ही लगेगा ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है चूज़ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन यहाँ से लेना है। राइटिंग आई एन्जॉय गार्डनिंग एंड कुकिंग। ये कह रहा है कि राइटिंग के अलावा मुझे
अच्छा लगता है गार्डनिंग और कुकिंग भी करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? आपके पास है 4 ऑप्शन, और क्या होगा आपका राइट आंसर? क्या यहाँ पर बिसाइड्स आएगा, या फिर बिसाइड आएगा, या बिनेथ आएगा, या डूरिंग आएगा? गाइड, बिसाइड होता है साइड बाय साइड, ठीक है, और बिसाइड होता है इसके अलावा, यानी कि हमारा ऑप्शन ए राइट है यहाँ पर, बिसाइड यानी कि इसके अलावा, यानी कि राइटिंग के अलावा। आई एन्जॉय गार्डनिंग एंड कुकिंग, मुझे गार्डनिंग और कुकिंग में भी इंटरेस्ट है, अच्छा लगता है ये दोनों करना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर हमें एक वर्ड चुनना है इसके लिए। ए फनी इमिटेशन ऑफ ए पोयम, एक पोयम की जो फनी इमिटेशन होती है उसे क्या कहते हैं वन वर्ड में गाइस? क्या ये कैरिकेचर होती है, या सोनेट होती है, या वर्स होती है, या फिर पैरोडी होती है? जो फनी इमिटेशन होती है एक पोयम की गाइस, किसी पोयम की नकल करना फनी वे में गाइस, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये होती है पैरोडी। ठीक है, पैरोडी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द सिनोनिम ऑफ अनकॉन्शियनेबल फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो। अनकॉन्शियनेबल गाइस पूछा गया है, अनकॉन्शियनेबल का मतलब क्या है? हमें सिनोनिम चूज करना है वर्ड से। क्या आपके पास है 4 ऑप्शन, क्या होगा आपका राइट आंसर? अनमैनेजेबल होगा, या फिर एक्सेसिव होगा, या डिसएस्टफुल होगा, या अनमाइंडफुल होगा? क्या होगा आपका राइट आंसर? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब होता है अचेतन मन। ठीक है गाइस हमारा जो, मैं एक और एडिशनल जानकारी यहाँ पर आपको दे दूँ अनकॉन्शियनेबल के बारे में। जो हमारा मन होता है वो त्रिआयामी होता है, चेतन, अचेतन और अवचेतन। तो हमारा सामान्य जीवन मन की चेतन अवस्था से संबंधित होता है। हमारी डेली रूटीन से जुड़े सभी कार्य चेतन मन से संचालित होते हैं। चेतन मन से ही हम उनको सभी डेली रूटीन वाले कार्यों को करते हैं। और दूसरा है जो हमारी नींद और सपनों का संबंध होता है, तो वो अचेतन मन से होता है। ठीक है, जब हम सो जाते हैं तो हमारा अचेतन मन जागृत रहता है, इसलिए हमें सपने आते रहते हैं। ठीक है, और थर्ड जो होता है अवचेतन मन होता है। अवचेतन स्तर अत्यधिक सूक्ष्म होता है, जिसका संबंध होता है ध्यान, आनंद और निस्वार्थ भावना से होता है। इसे हम तब तक नहीं देख पाते जब तक हम स्वयं गहराई में ना जाएं। अवचेतन मन को जागृत करना ही एक कुंडलिनी जागरण कहलाता है, यानी कुंडलिनी जागृत करने से संबंधित होता है अवचेतन मन को जागृत करना। ठीक है गाइज, तो ये होता है अवचेतन मन। अचेतन मन जो अनकॉन्शियनेबल है, ये एक्सेसिव से बिलोंग करता है। चलिए नेक्स्ट पर चल। फॉलोइंग सेंटेंस फाइंड आउट द पार्ट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर। इफ देर इज नो एरर योर आंसर इज डी। अगर यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है तो आपका आंसर डी होगा, अदरवाइज आप बताएंगे कि आपका आंसर क्या है अगर इस सेंटेंस के अंदर एरर है। तो सेंटेंस है, व्हेन द टीचर्स आर ऑन स्ट्राइक एंड ए नोटिस टू दिस अफेक्ट इज पेस्टेड ऑन द कॉलेज गेट, देयर इज नो सेंस टू गो देयर। तो क्या होगा आपका राइट आंसर गाइस? आई होप मुझे यहाँ पर ऑप्शन सी में गड़बड़ लग रही है गाइस, क्योंकि ये जो देयर इज नो सेंस टू गो देयर है, ठीक है, इसकी जगह यहाँ पर गो देयर की जगह इन गोइंग यूज होना चाहिए, जीरंड का यूज यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, देयर इज नो सेंस टू इन गोइंग। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन सी में प्रॉब्लम है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। महात्मा गांधी लेबर्ड टू द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पर बताइए आप, क्या होगा आपका राइट आंसर? महात्मा गांधी लेबर्ड टू द गुड। गाइज यहाँ पर जो ये टू द गुड है, यहाँ पर मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रॉन्ग है। यहाँ पर होना चाहिए फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। महात्मा गांधी लेबर्ड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। शेक्सपियर कोलैबोरेट विद विच ऑथर ऑन द प्ले द टू नोबल किंग्समैन।
ये जो शेक्सपियर का प्ले है टू नोबल किंग्समैन, तो ये किसके कोलैबोरेशन में आया गाइज? तो ये आया गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन फ्लेचर। जॉन फ्लेचर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसिस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज अंडरलाइन इन द सेंटेंस। ठीक है, ये जो फ्रेज है इसकी मीनिंग को हमें देखना है। आई एडवाइज यू टू कीप योर नोज क्लीन, इसका क्या मीनिंग हो सकता है इस फ्रेज का? कीप आउट ऑफ ट्रबल होगा, या फिर बी नॉट टू टेक टू बैड हैबिट, या फिर सी बी पोलाइट, या फिर डी नॉट टू इंडल्ज इन एविल कॉन्स्पिरेशन। क्या होगा राइट आंसर गाइज? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कीप आउट ऑफ ट्रबल। ठीक है, एडवाइस, आपको एडवाइस दी जा रही है टू कीप योर नोज क्लीन, अपनी नाक एकदम साफ रखो, अपनी नाक किसी खतरे में मत घुसेड़ो, ऐसे कहते हैं ना कि अपनी नाक मत दो इसमें। तो इस तरह से कीप आउट ऑफ ट्रबल, खतरे से बाहर रहना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस, द पैरासाइट्स कुड नॉट बी कल्चर्ड इन विट्रो, व्हाट इज द अंडरलाइन वर्ड इन विट्रो मीन्स? यहाँ पर विट्रो का मीनिंग पूछा गया है गाइस। ठीक है, तो विट्रो का मीनिंग क्या होता है? आपके पास है 4 ऑप्शन, क्या होगा आपका राइट आंसर? इन एन एंटी आर्टिफिशियल मीडियम लाइक टेस्ट्यूब कल्चर डिश, या फिर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, या आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, या फिर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा आपका राइट आंसर? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन एन आर्टिफिशियल मीडियम लाइक टेस्ट ट्यूब कल्चर। ठीक है गाइज, ये क्या है? ये जो एक अन्य जीवों पर जो आधारित होते हैं, आश्रित होते हैं, इसको पैरासाइट्स कहते हैं गाइज। जो पैरासाइट, इसके अंदर जो वर्ड है ये पैरासाइट्स, इसको भी आप देख लीजिएगा, ये अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं। दूसरा वर्ड है विट्रो। यहाँ पर विट्रो का मीनिंग होता है IVF से। IVF यानी कि जो फर्टिलाइजेशन के द्वारा एक प्रजनन प्रौद्योगिकी होती है, सहायता प्रजनन प्रौद्योगिकी, तो इसके द्वारा दूसरे की कोख से जो है हम चाइल्ड बर्थ करा सकते हैं, इस तरह का। तो ये यहाँ पर एक विट्रोस को बिलोंग करता है, IVF। तो इसका मतलब है ये लाइक टेस्ट ट्यूब कल्चर। ओके, तो राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब शाइन। व्हेन दे लेफ्ट दिस मॉर्निंग द सन, जब उन्होंने इस मॉर्निंग, मतलब पास्ट का सेंटेंस है, आप देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, कौन सी वर्ब आएगी? क्या होगा आपका राइट आंसर? चलिए, व्हेन दे लेफ्ट दिस मॉर्निंग द सन शॉन, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है। दिस मॉर्निंग यानी कि मॉर्निंग की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसिस द सेंटेंस गिवन बिलो इन इनडायरेक्ट स्पीच। हमें इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में देना है गाइस, और क्या होगा आपका राइट आंसर? अपलॉडेड किया जा रहा है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर धोनी को अपलॉडेड किया जा रहा है, प्रशंसा की जा रही है उसकी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन ए है, देख लीजिए। ये कार्ड तो हो नहीं सकता, सेड भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी मुझे यहाँ पर राइट लग रहा है गाइस। जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल राइट है। द स्पेक्टेटर अपलॉडेड धोनी सेइंग दैट ही हैड प्लेड वेल, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक टू रिवील ए वेल नोन प्रोवर्ब, बर्ड ऑफ ए फीदर फ्लॉक। बर्ड ऑफ ए फीदर फ्लॉक, तो क्या होगा आंसर? फिल इन द ब्लैंक टू रिवील ए वेल नॉन प्रोवर्ब, यहाँ पर एक वेल नोन प्रोवर्ब बन रही है गाइस, तो कौन सा वर्ड यहाँ पर इंक्लूड होगा? क्या वेदर होगा, या लेदर होगा, या फिर नाइदर होगा, या टुगेदर होगा? तो गाइस यहाँ पर मेरे ख्याल से राइट आंसर होना चाहिए टुगेदर। ठीक है, बर्ड ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। ठीक है, एक जैसी सोच वाले लोग यानी कि साथ रहते हैं, इसका मतलब ये है।
चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इट वॉज द फर्स्ट टाइम ही हैड ईटन ए स्क्वायर मील। ये मतलब फर्स्ट टाइम है जब उसने पेट भर खाना खाया है। कब से? ही हैड लेफ्ट द विलेज, जब से उसने गांव को छोड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर? तो क्या 4 होगा, सिंस होगा, बिफोर होगा या ऑल्दो होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गाइस सिंस, जब से उसने गांव छोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस आएगा। चलिए नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। जो इनकरेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस है उसे यहाँ पर हमें देखना है गाइस। तो आपके पास है 4 ऑप्शन, देख लीजिए। शी शाउटेड वी हैव टू विन। शी शाउटेड वी हैव टू विन। व्हाट ए, मुझे तो यही गलत लग रहा है गाइस। व्हाट ए प्रिटी चाइल्ड, ये सही है। मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, ये भी सही है। और माउंट एवरेस्ट द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन वॉज फर्स्ट क्लाइंबेड इन 1953, ये भी सही है गाइस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है यही गलत है। शी शाउटेड वी हैव टू विन, यही गलत है। टू विन यहाँ पर कैसे आ सकता है गाइस? ठीक है, तो इस सेंटेंस में यहाँ पर मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पर लाइफ इज टू डेथ एज प्लेजर इज टू क्या है? जिस तरह से लाइफ एक डेथ है तो प्लेजर क्या है? ये क्या होनी चाहिए? खुशी किस में चेंज हो जाती है? पेन में। ओके गाइस, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खुशी पेन में बदल जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। The passage consists of 6 sentences. The first and 6 sentences are given as S1 and S6. The middle 4 sentences in each have been jumbled up and labeled P, Q, R and S. You are required to find the correct order of the 4 sentence. यानी कि इन 4 सेंटेंस को हमें करेक्ट ऑर्डर में रखना है गाइस। ठीक है, यहाँ पर S1 और S6, S1 पहला सेंटेंस है और S6 लास्ट का सेंटेंस है। जो बीच के 4 सेंटेंस हैं इनको हमें यहाँ पर सीक्वेंस देना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर गाइस। सेंटेंस देख लेते हैं। पहला तो हमारे पास दिया हुआ है इन्होंने, Venner was traveling in India, he visited a factory where he saw small frail children sitting on the damp ground. चलिए इसके बाद क्या है गाइस? इसके बाद है एंड द आंसर ही गोट वाज दैट दे वर मीनिंग कारपेट्स देयर, ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट है सो ही आस्क्ड व्हाट आर दे डूइंग देयर। अच्छा, यहाँ पर देखिए गाइस, चिल्ड्रन सिटिंग ऑन द डैम्प ग्राउंड, जब उसने बच्चों को देखा बैठे हुए डैम्प ग्राउंड में तो उसने पूछ लिया सो ही आस्क। यहाँ पर हम मेल करते हैं सो ही आस्क का, क्यों का सो ही आस्क, उसने पूछ लिया व्हाट आर दे डूइंग देयर, वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो फिर उसका उनका आंसर एंड द आंसर क्या आया? ही गोट वाज दैट दे वर मेनिंग कारपेट देयर, कि वहाँ पर वो कारपेट्स बनाते हैं। तो उसके बाद क्या है गाइस? एंड ही डिसाइडेड, अभी तो वो डिसाइड नहीं करेंगे, नेक्स्ट देख लेते हैं। वेनर वाज शॉक्ड, हाँ वेनर शॉक्ड हुआ एट द प्लाइट ऑफ द चिल्ड्रन लेबरर्स, यानी कि चिल्ड्रन लेबरर्स के को देख करके वो शॉक्ड हुआ कि यहाँ पर बच्चों से काम कराया जाता है। ठीक है, और उसके बाद एक मिनट गाइस, कि यहाँ पर बच्चों से काम कराया जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ? सो एंड हाँ एंड ही डिसाइडेड, अब उसने डिसाइड किया टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया, जो चाइल्ड लेबर इंडिया के अंदर है तो उसके ऊपर स्टडी करने का उन्होंने डिसाइड किया। और रिसेंटली ही हैज़ पब्लिश्ड दिस बुक एंड इट इज़ वाइनिंग हिम एक्लेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मेरे हिसाब से यही राइट होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा एकदम राइट बैठ रहा है। SQPSRS है ना, SQ, देखिए ये देखिए Q, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होना चाहिए गाइज।
यही राइट आंसर है इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। यूज इन लिटरेरी वर्क ऑफ क्लूज दैट सजेस्ट इवेंट दैट हैव येट टू अकर। इन द लिटरेरी वर्क ऑफ क्लूज दैट सजेस्ट इवेंट दैट हैव येट टू अकर। तो ये लिटरेरी वर्क में जो सजेस्ट करता है किसी इवेंट को, तो क्या ये सस्पेंस होता है या सिंबल होता है या फोर शेडोइंग होता है या पर्सनिफिकेशन है, ये क्या है गाइस, ये बताइए। यूज इन लिटरेरी वर्क ऑफ क्लूज दैट सजेस्ट इवेंट दैट हैव येट टू अकर, जो मतलब अभी आने वाला, जल्दी आने वाला कोई इवेंट वगैरह होता है उसको सजेस्ट करता है, तो क्या होगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए गाइस फोर शेडोइंग, फोर शेडोइंग, ठीक है, ये आंसर आपका होना चाहिए फोर शेडोइंग, ठीक है। फोर शेडोइंग का मीनिंग होता है पूर्व संकेत, किसी इवेंट्स के बारे में पूर्व संकेत मिलना, कोई क्लूज मिलना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ गाल्सवर्दी कलेक्शन ऑफ ऐसे। जो गाल्सवर्दी का ऐसे का कलेक्शन है उसका टाइटल क्या है गाइस? क्या ओशियन ऑफ ट्रैंक्विलिटी है या रिवर ऑफ ट्रैंक्विलिटी है या इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी है या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है? क्या होगा आपका राइट आंसर? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो आपको अच्छे से आता होगा ये ऑप्शन, सॉरी एक मिनट, ये इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चूज, एक मिनट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। द यंग मैन लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट एंड फाउंड दैट ही हैड बिकम ए और एन टू द डिकॉइट्स। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? द यंग मैन लॉस्ट हिज वे, एक यंग मैन ने अपने रास्ते को भूल गया, वो अपना रास्ता भूल गया जंगल के अंदर। एंड फाउंड दैट ही हैड बिकम, और उसने थोड़ी देर के बाद पाया कि वो क्या बन गया, एनिमी बन गया या एडवर्सरी बन गया या डिकॉय बन गया या क्वेरी बन गया। डिकोइस्ट के लिए गाइस क्या बन गया वो? डिकोइस्ट के लिए, डिकोइस्ट होते हैं शिकारी, तो शिकारी के लिए क्या बन गया वो? एक प्रलोभन बन गया, एक शिकार बन गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा डिकॉय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। डिकोइस्ट के लिए क्या बन गया वो? डिकॉय। चूज द करेक्ट स्पेलिंग 24 का देखेंगे। करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर चूज करेंगे क्वांटिसेंस की, तो क्वांटिसेंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या? क्वांटसेंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी गाइज? तो यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग होगी ऑप्शन नंबर ए, क्वांटसेंस। क्वांटसेंस का मीनिंग होता है गाइज सर्वोत्कृष्ट, यानी कि एक इसको सार भी या समरी भी कह सकते हैं, क्वांटसेंस, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वाज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। इनमें से जॉन मिल्टन ने कौन से वर्क को नहीं लिखा है? क्या होगा आपका राइट आंसर? एल एलेग्रो को बिल्कुल लिखा है, लेसिडस को लिखा है, एल पेंसरोसो को भी लिखा है। तो ये जो एप्सोलम एंड एकिटोफल है गाइस, ये इनका वर्क नहीं है, इसी वर्क को मिल्टन ने नहीं लिखा है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन चेंजेड इनटू पैसिव वॉइस, चूज द बेस्ट सुटेड अल्टरनेटिव। क्या होगा आपका राइट आंसर? आपके पास है 4 ऑप्शन। दार्जिलिंग ग्रोज टी, क्या होगा इसका पैसिव वॉइस गाइस? टी ग्रोज इन दार्जिलिंग, ये होगा क्या? देखिए जो पैसिव का जो रूल होता है उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म आती है गाइस, तो यहाँ पर हमें देखनी है कि थर्ड फॉर्म तो आ रही है कई सेंटेंस के अंदर, लेकिन सेंटेंस की रूल्स को भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी सेंटेंस है। दार्जिलिंग ग्रोज टी, ठीक है, तो यहाँ पर उसी टेंस के अकॉर्डिंग हमें इसे चेंज करना है। तो आई थिंक यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल उसी रूल को फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर बी, टी इज़ ग्रोन इन दार्जिलिंग, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। टी इज़ ग्रोन इन दार्जिलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट न्यूज़पेपर कम आउट इन द ईयर, पहला न्यूज़पेपर कौन से साल में आया था गाइस? क्या होगा आपका राइट आंसर? क्या 1642 में आया था या 1682 में
1700 में या 1702 में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर डी। जो फर्स्ट न्यूज़पेपर था वो 1702 में आया था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। द शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ सिगरेट इज कॉल्ड। जो सिगरेट का बचा हुआ पार्ट होता है गाइज, सिगरेट का जो सिगरेट को जो है स्मोक करने के बाद जो उसका पार्ट बच जाता है छोटा सा, उसको क्या कहते हैं? क्या उसको स्टम्प कहते हैं, रग कहते हैं, स्टब कहते हैं या फिर स्क्रैप कहते हैं? तो गाइज इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, इसको स्टब कहते हैं, जो सिगरेट का बचा हुआ पार्ट होता है। और यहाँ पर सिगरेट की स्पेलिंग भी आ जाती है एग्जाम के अंदर, आप ध्यान से देख लीजिएगा, CIGARETTE, सिगरेट, यानी कि सिगार से बना है सिगरेट। और सबसे पहले सिगार की स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, CIGARE, सिगार, और TTE इसमें आपको ऐड करना है तो सिगरेट हो जाएगा। एकदम राइट स्पेलिंग हो जाएगी गाइज, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट 29 क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच नोवेल ऑफ सलमान रश्दी वॉज बैंड। सलमान रश्दी का एक नोवेल है जिसको बैन कर दिया गया था गाइज, तो वो कौन सा नोवेल है आप बताएंगे। आपके पास है 4 ऑप्शन। तो क्या ये सैटेनिक वर्सेस है, या ग्राइमस है, या मिडनाइट चिल्ड्रन है, या शेम है? क्या होगा आपका राइट आंसर? तो गाइज आपको बता दूं, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सैटेनिक वर्सेस। ये क्या है, 1988 में लिखा था इन्होंने, सलमान रश्दी ने, और इसके अंदर क्या थी, शैतानी आयतें थी गाइज, जो इस्लाम जगत में अत्यंत विवाद का विषय बना और अब भी विवादित है। पैगंबर मोहम्मद के जीवन से प्रेरित है ये, और ये इनका चौथा उपन्यास है गाइज, ठीक है। सलमान रश्दी का ये चौथा उपन्यास है, सैटेनिक वर्सेस, ठीक है। इसको बैन कर दिया गया गाइज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द प्रॉब्लम मस्ट बी डैश ऑल एंजल्स। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? कौन सी प्रीपोजिशन यहाँ पर आएगी गाइज? क्या बाय आएगी? बिल्कुल नहीं गाइज, फोर भी नहीं आ सकती है, ठीक है, और इन भी नहीं आ सकती है। यहाँ पर एक ही राइट ऑप्शन है गाइज, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रॉम ऑल एंजल यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई वॉज एवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर, दीज लाइन आर फ्रॉम। कहाँ से ली गई हैं इन लाइनों को गाइज? मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, कहाँ से ली गई हैं इन लाइनों को बताइए। आई वॉज एवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर, दीज लाइन आर फ्रॉम। आपके पास है 4 ऑप्शन। क्या ये लास्ट राइट टुगेदर से है, या ग्रामरियन फंडल से है, या प्रो स्पाइस से है, या रबी बैन एजरा की लाइनें हैं गाइज? किसकी लाइनें हैं ये? तो गाइज आपको बता दूं, ये वर्क है, देखिए ये प्रो स्पाइस है, रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया वर्क है। अपनी पत्नी को डेडिकेट करते हुए इन्होंने लिखा है इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, और उसी की ये लाइन है प्रो स्पाइस की। आई वॉज एवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर, जब इनकी पत्नी का देहांत हो जाता है उनके लिए ये इस वर्क को लिखते हैं, और उसी से ये लाइनें ली गई हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। टू फाइंड फॉल्ट विद इन वन वर्ड इज। एक ही वर्ड में कुछ फॉल्ट को कह देना, मतलब एक ही वर्ड जो होता है, बहुत सारे किसी के बारे में फॉल्ट वर्ड कहना और एक वर्ड में बोलना, उनको क्या कहलाता है? क्या ये क्रिप्टिक है, या फिर ये क्रूशिएट है, या क्रिटिसाइज है, या कल्चरल है? क्या कर्टल है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा क्रिटिसाइज करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, यानी कि फॉल्ट वर्ड हम बोलते हैं किसी के लिए तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वर इन्वेंटेड बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर ने कौन से वर्ड को इन्वेंट किया है? फॉलोइंग में से आपके पास हैं 4 ऑप्शन। क्या होगा आपका राइट आंसर गाइज? तो यहाँ पर एसेसिनेशन को इन्वेंट किया है या नहीं किया है, पंप को, प्यूक को इन्वेंट किया है? तो गाइज इन सभी वर्ड को शेक्सपियर ने इन्वेंट किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वन पर चलते हैं। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर पूछी गई है आपसे करेक्ट स्पेलिंग डिस्टिलरी की। डिस्टिलरी क्या होता है गाइस? ये होता है शराब बनाने का स्थान, इसे मधुशाला भी कहते हैं, और इसकी करेक्ट स्पेलिंग है DISTILLERY, डिस्टिलरी, यानी कि इसको क्या कहते हैं? मधुशाला। मधुशाला इसको कहते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पर अनसीन पैसेज है गाइस, जिसको हम रीड करेंगे बहुत अच्छे से और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैंजिन वॉचेस हर मदर केयरफुली एज शी स्टैंड्स बिफोर द मिरर एडजस्टिंग हर पैरक एवर सिंस शी वॉज अ चाइल्ड ऑफ 3 और 4। स्टैंजिन कौन है? गर्ल का नाम है गाइस, और वो अपनी मदर को देखती रहती है जब से वो 3 और 4 साल की है। जब से अपनी मदर को देखती रहती है, जब वो अपने बालों को बनाती है मिरर के सामने खड़ी होके और एक पैरक अपने बालों में लगाती है। ये जो पैरक है ये बहुत ही खूबसूरत है। स्टैंजिन हैज़ बीन एनचेंटेड बाय द ब्यूटी ऑफ द पैरक। पैरक की जो ब्यूटी है वो स्टैंजिन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। ए स्ट्रिप ऑफ लेदर कवर्ड, एक ये लेदर की एक स्ट्रिप है जो कवर्ड है विद रोज एंड रोज ऑफ ब्यूटीफुल टर्किश स्टोन। टर्किश स्टोन क्या होते हैं? ये एक ब्लू कलर का, जो स्काई ब्लू होता है, स्काई ब्लू कलर का एक चमकीला स्टोन होता है, प्रीसियस स्टोन होता है, और वो एक रोज़ में मतलब लाइन में उस पैरक में लगे हुए हैं, जड़े हुए हैं, बहुत ही जो खूबसूरत दिखाई देते हैं। और ए सिल्वर टेसल हेयर ए कोरल ब्लड देयर, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से उनको जड़ा गया है। हर आउन पैरक इज़ ए स्मॉल वन। अब वो अपने पैरक की बात कर रही है कि यहाँ पर उसका जो खुद का पैरक है वो बहुत ही छोटा सा है, मोर और लेस लाइक ए हेयर बैंड, एक हेयर बैंड के जितना। विथ जस्ट 4 टर्क्यूज स्टोन, इसमें सिर्फ 4 टर्क्यूज स्टोन लगे हुए हैं। सी कैन हार्डली वेट फॉर द डे व्हेन सी गेट मैरिड। अब उसे क्या इंतज़ार है? अपनी शादी का इंतजार है कि जब उसकी शादी होगी और उस वक्त में उसको ऐसा ही खूबसूरत, जैसा उसकी मदर पैरक यूज़ करती है अपने बालों में, उसी तरह का पैरक उसे यूज़ करने के लिए मिलेगा। इनहेरिट हर मदर्स मोस्ट प्राइज पोजीशन, इतना ही खूबसूरत और जो एक्सपेंसिव पैरक है वो उसे लगाने के लिए उसके बालों में मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। स्टैंजिन बिलोंग टू द चंगपा ट्राइब फ्रॉम लद्दाख, ए सेमी नोमैडिक ट्राइब विच रेजेस याक एंड माउंटेन गोट्स फॉर ए लिविंग। जो स्टैंजिन है कहाँ से बिलोंग करती है? चंगपा ट्राइब से, जो लद्दाख में है। लद्दाख में एक स्थान है ये, और वहाँ से बिलोंग करती है। सेमी नोमैटिक ट्राइब है, और विच रेजिट याक एंड माउंटेन गोट्स फॉर ए लिविंग, अपनी जीविका के लिए जो याक और माउंटेन गोट्स को पालते हैं। चंगपाज स्पिन याक हेयर फॉर यूज एज थ्रेड इन क्लोथ्स एंड फर्निशिंग, अपने क्लोथ्स के लिए और फर्निशिंग के लिए चंगपा क्या करते हैं? याक के हेयर्स को यूज़ करते हैं और थ्रेड के लिए। ठीक है। चंगपाज आर प्रैक्टिसिंग तिब्बतियन बुद्धिस्ट, वो तिब्बतियन बुद्धिस्ट को प्रैक्टिस करते हैं। और दे स्पीक द लेह लैंग्वेज, उनकी जो लैंग्वेज है वो लेह है। विच हैज़ मैनी फोरियन वर्ड एज लेह कम इन द वे ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट इन एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम से ही उनकी लैंग्वेज में बहुत से फॉरियन वर्ड्स को भी यूज़ किया जाता है। जो लेह लैंग्वेज वो बोलते हैं उसमें फॉरियन वर्ड्स को भी बहुत अधिकता से यूज़ किया जाता है। चलिए, और द चंगपाज कंज्यूम कॉपियस अमाउंट ऑफ बटर टी, वो सबसे ज़्यादा मतलब बटर टी को लेना पसंद करते हैं टू कीप अवे द कोल्ड से बचने के लिए। रोस्टेड बार्ले फ्लोर बॉल्स, जिसका नाम है सम्पा। सम्पा जो है ये रोस्टेड बार्ले फ्लोर है और आर फेम्ड डेलिकेसी, मतलब यहाँ पर ये इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। याक मीट, वाइल्ड हॉर्स मीट, याक चीज़ एंड याक मिल्क आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द चंगपाज डाइट। इनकी डाइट के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है ये यही है, याक का मीट और वाइल्ड हॉर्स मीट, और याक से चीज़ भी बनाते हैं, याक से के मिल्क को ये यूज़ करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, सभी चीज़ें उससे बनाते हैं। तो ये इनकी डाइट है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आगे देखते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ दिस रीजन इज़ द हेमिस गम्फा। जो इनका इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है वो है हेमिस गम्फा। हेमिस गम्फा है फेस्टिवल विच इज़ होस्टेड बाय द हेमिस मोनेस्ट्री, जो यहाँ की मोनेस्ट्री है हेमिस मोनेस्ट्री, उसके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। द लार्जेस्ट, ग्रैंडेस्ट एंड वेल्थीएस्ट मोनेस्ट्री है इन ऑल ऑफ लद्दाख में। ठीक है, इसके द्वारा इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। द चंगपाज आर ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ हाउ ह्यूमन बींग लर्न टू एडजस्ट टू द मोस्ट डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट। अब चंगपाज के जो लोग हैं, चंगपा जो हैं, उनसे हम ये सीख सकते हैं कि बहुत ही डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में लोग कैसे सरवाइव कर सकते हैं। तो ये लोग ऐसे होते हैं कि जगह जगह घूमते रहते हैं, कभी कभी कहीं ठहर भी जाते हैं और
बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जीते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी, डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट में भी ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं गाइस। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु इज़ वॉचिंग द मदर केयरफुली। इसे आप आंसर को आसानी से कर पाएंगे कि अपनी मदर को कौन देख रहा है केयरफुली। तो ये स्टैंजिन है। स्टैंजिन जो लड़की है उसका नाम है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, द गिवन पैसेज स्पीक्स अबाउट। यहाँ पर किसकी बात हो रही है गाइस? लाइफ इन लद्दाख, या द ब्यूटी ऑफ लेह, या चंगपास ट्राइब ऑफ लेह लद्दाख रीजन, या माउंटेन स्टोरीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर चंगपास ट्राइब की बात हो रही है जो लेह लद्दाख से बिलोंग करता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड अबाउट पैरक फ्रॉम द अबव पैसेज। पैरक के बारे में हमें क्या समझते हैं जो पैसेज में दिया हुआ है? पैरक क्या है? द पैरक इज इस टाइप ऑफ लेदर कवर्ड विद रोज इन रोज अ ब्यूटीफुल स्टोन। आई थिंक यही इसका राइट आंसर होना चाहिए। पैरक इज स्टेटस सिंबल, ये तो नहीं है। पैरक इज ए फैमिली हेयरलूम, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वर्ड टर्क्विज डिनोट इन द पैराग्राफ। जो टर्क्विज है ये किसके लिए डेनोट किया गया है गाइज? तो ए सेमी प्रेशियस स्टोन विद ए लवली ब्लू कलर। क्या ये राइट है, या फिर ए ब्यूटीफुल हेयर ऑफ ब्लू, या फिर बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव? तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सेमी प्रेशियस स्टोन विद ए लवली ब्लू कलर। ठीक है, जो टर्क्विज है। आगे देखते हैं, व्हाट वाज द, एक मिनट यहाँ कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट है, व्हाट वाज स्टैंजिन ड्रीम्स ऑफ सिंस शी वाज अ चाइल्ड। जब से वो बच्ची है तब से उसका एक ड्रीम क्या रहा है? तो स्टैंजिन वांट्स टू बी ए डॉक्टर व्हेन शी ग्रो अप। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टैंजिन वांट्स टू गेट मैरिड द मोमेंट शी रीचेज टीनेज। नहीं, ये भी नहीं। स्टैंजिन वांट्स टू इनहेरिट हर मदर्स पैरक। बिल्कुल यही सही होगा गाइज। स्टैंजिन वांट्स टू बाय हर ऑन पैरक। नहीं नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। स्टैंजिन वांट्स टू इनहेरिट हर मदर्स पैरक। अपने मदर के जैसा पैरक वो अपने बालों में लगाना चाहती है। चलिए नेक्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर टर्किश की करेक्ट स्पेलिंग को आपने सेलेक्ट करना है। तो टर्किश की जो करेक्ट स्पेलिंग है गाइस, ये है TURQUOISE। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। द चंगपाज स्पिन द हेयर ऑफ विच एनिमल ऑफ यूज फॉर यूज इन क्लोथ्स एंड फर्निशिंग। तो किसके हेयर्स का यूज करते हैं फर्निशिंग और क्लोथ्स के लिए चंगपाज? तो ये यूज़ करते हैं याक हेयर का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 copious amounts of which tea are consumed by the Changpa people of to keep away the cold। सर्दी से बचने के लिए वो कौन सी टी का यूज़ करते हैं? या क्या ये बटर टी है, ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, या फिर आइस टी है? तो क्या होगा आपका राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बटर टी का यूज़ करते हैं। लेह लैंग्वेज हैज ए लार्ज नंबर ऑफ वर्ड। किसके जो लेह लैंग्वेज है उसमें सबसे ज़्यादा वर्ड्स कौन सी लैंग्वेज के यूज किए जाते हैं? किसके वर्ड यूज किए जाते हैं? तो ये फॉरियन लैंग्वेज आपको बताई गई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। फॉरियन लैंग्वेज के बहुत सारे वर्ड ये यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द संपा? संपा क्या है गाइस? संपा देख लेते हैं। फ्रेंड मीट बॉल है क्या? फ्राइड मीट बॉल्स है, या रोस्टेड बार्ले फ्लोर बॉल्स हैं, या चीज़ बॉल्स है, या बेक्ड राइस बॉल है? क्या होगा आपका राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये है रोस्टेड बार्ले फ्लोर बॉल। इसको ये सैम्पा कहते हैं। चलिए आगे है, चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड डेलिकेसी। जो डेलिकेसी वर्ड है गाइज, इसका सेम जो डेलिकेसी है इसका हमें सिमिलर मीनिंग का वर्ड चूज करना है गाइज। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? डेलिकेसी का मतलब क्या होता है? कोमलता। या फिर न, ये डेलिकेसी का मीनिंग होता है। तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, डिलेक्टेबल,
जो डिलेक्टेबल होता है गाइस, ये स्वादिष्ट होता है, मनोरम होता है, ठीक है। ये भी इसका सिमिलर नहीं हो सकता है। सेंसिटिविटी, जो सेंसिटिविटी होता है गाइस, ये संवेदनशीलता होता है, ठीक है, संवेदनशीलता। और एलिगेंस, जो एलिगेंस है गाइस, इसका मतलब होता है शिष्टता, ठीक है। और फ्रेगिलिटी, जो फ्रेगिलिटी है, फ्रेगिलिटी का मीनिंग होता है भंगुरता, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्रोकन और डैमेज्ड। ऐसी क्वालिटी जो ब्रोकन और डैमेज होने की क्वालिटी होती है, जिसमें क्षण भंगुरता, ठीक है, जिसे क्षण भंगुरता हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो सिमिलर मीनिंग है वो सेंसिटिविटी की होगी गाइस। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 46, चूज द वर्ड मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड एनचेंटेड। तो एनचेंटेड होता है गाइस मंत्र मुग्ध हो जाना, आनंद विभोर हो जाना, एनचेंटेड, ठीक है। तो एनचेंटेड का हमें क्या करना है? अपोजिट देखना है। आनंद विभोर का हमें क्या देखना है? आनंद विभोर, इसका हमें क्या देखना है गाइस? अपोजिट देखना है, ठीक है। तो देखिए, कैप्टिवेट, कैप्टिवेट मोहित करना होता है। दूसरा है रिपल्स, जो रिपल्स होता है खदेड़ना, भगाना होता है। और जो बिगुइल है, ये छलना होता है, मोहना होता है। तो ये तो इसका सेम ही हो जाएगा, एनचेंटेड का और कैप्टिवेट भी। और एनस्नेयर जो होता है गाइस, ये जाल में फंसाना होता है। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा गाइस, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिपल्स। इसका मतलब हो जाएगा रिपल्स, यानी कि भगाना या खदेड़ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज हेमिस गम्फा? हेमिस गम्फा क्या है? आप इसका आंसर देंगे द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख। नहीं भाई, द लार्जेस्ट एंड वेल्दिएस्ट मोनेस्ट्री ऑफ लद्दाख, या फिर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ लद्दाख, या स्टनिंग सिल्वर वर्क फ्रॉम लद्दाख। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, हेमिस गम्फा यहाँ का मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है लद्दाख का गाइस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। द डैफोडिल इज़ द मोस्ट नोटेबल वर्क ऑफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, आप इसे आसानी से बता देंगे। डैफोडिल किसका वर्क है गाइस? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस ए पार्ट ऑफ द वर्ड हैज़ बीन अंडरलाइन अल्टरनेटिव टू द अंडरलाइन पार्ट विच मे इम्प्रूव द सेंटेंस आर गिवन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन केस द सेंटेंस इज करेक्ट एज इट इज़, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है आपके पास, और यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है उसकी जगह पर आपको दूसरा वर्ड यूज़ करना है। देखिए, स्नेहा हैड हार्डली फिनिश्ड हर वर्क, देन द पियोन अराइव्ड विद 2 more फाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देन की जगह पर आप क्या यूज करेंगे? इस स्नेहा ने हार्डली ही अपना वर्क फिनिश किया होगा जब पियोन वहाँ पर, तब पियोन वहाँ पर अराइव्ड विद 2 more फाइल्स, बहुत सारी फाइल्स के को लेकर वहाँ आ चुका था तब। तो ये यहाँ पर दैन की जगह, एक दैन क्या होता है गाइज? ये जो दैन है, दैन की जगह एक दैन ये होता है और एक दैन ये होता है। तो एक दैन होता है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो ये दैन कंपैरिजन वाला दैन है, ये वाला दैन कंपैरिजन वाला दैन है, और ये दैन तब की जगह हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर इस दैन को हम यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। आई हैव सेंट द ईमेल 5 hours back, सॉरी, आई हैव सेंट द ईमेल 5 hours back। तो यहाँ पर हैव सेंट की जगह हमने यूज़ करना है गाइज। हैव सेंट की जगह ईमेल 5 hours back हम पीछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है, और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में ये सेंटेंस बनाया गया है, जबकि पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेलिंग।
चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग यूज़ करनी है गाइस। सैक्रिलीजियस होता है धर्मद्रोही, तिरस्कारी, ठीक है। सैक्रिलीजियस होता है धर्मद्रोही या तिरस्कारी। इसको क्या कहते हैं हम? एक मिनट, धर्मद्रोही, ठीक है। और इसे तिरस्कारी भी हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी करेक्ट जो स्पेलिंग होती है वो होती है SACRILEGIOUS, ठीक है। जहाँ पर ये आपको स्पेलिंग दिख रही है वही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। SACRI, देखिए आप SACRILEGIOUS, तो ये लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है गाइज, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है पिचिंग पेनिस विद द पिट्सबर्ग Piratus in a pitter-patter of rain outside the Pilty Palace. Choose the correct figure of speech used in the above sentence from the option given below. तो यहाँ पर आपको करेक्ट जो है फिगर ऑफ स्पीच पूछी गई है, तो क्या होगा आपका राइट आंसर। यहाँ पर क्या किया गया है गाइस? यूज ऑफ सम कॉन्सोनेंट एट द बिगनिंग ऑफ ईच स्ट्रेट सिलेबल इन ए लाइन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। जो एक लाइन होती है उसमें स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट को यूज़ किया गया है, ठीक है, हर एक स्ट्रेस लेवल में। देखिए आप यहाँ पर पिचिंग, पेनिस और ये पिट्सबर्ग, पिराटस, पिटास सभी स्ट्रेस लेवल हैं गाइस ये। और पिल्टी, पैलेस स्ट्रेस लेवल हैं और इनमें क्या किया गया है? कॉन्सोनेंट को रिपीट किया गया है। रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम एलिटरेशन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है जो एक सेंटेंस के लिए वन वर्ड है, ठीक है। समथिंग विच इज़ नॉट थ्रो और प्रोफाउंड, ठीक है। समथिंग ये एक क्या है कि ये एक सुपरफिशियल, जिसे हम कहते हैं नॉट थ्रो डीप और कंप्लीट कर्सरी। सुपरस्टिशन क्या होता है? ये बिलीफ होता है, सुपरस्टिशन, बिलीफ इन सुपरस्टिशन में बिलीव करना। सुपर फ्लाउज जो होता है गाइज, सुपर फ्लाउज होता है अननेसेसरी चीज़ें, सुपर फ्लाउज, ठीक है, अननेसेसरी चीज़ें होती हैं। और जो सुपर नेचुरल होता है लॉ ऑफ नेचर होता है गाइज, लॉ ऑफ नेचर। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज, समथिंग विच इज़ नॉट थ्रो और प्रोफाउंड, तो ये क्या हो जाएगा? सुपरफिशियल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल इसे हम कहते हैं नॉट थ्रो डीप और कंप्लीट कर्सरी, ओके। चलिए नेक्स्ट है, हु कंसिडर द वेस्टलैंड लॉन्गेस्ट पोएम इन द इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इट प्रोफाउंडिटी, परप्लेक्सिटी एंड डेंसिटी ऑफ पोएटिक एल्यूजन, मिथ एंड मीनिंग। तो ये किसको कंसीडर करता है? जो एक वो वेस्टलैंड है, टी.एस. एलियट ने इसको लिखा है गाइस। तो जो वेस्टलैंड है क्या है ये? सबसे पहले तो जान लेते हैं वेस्टलैंड के बारे में। ये टी.एस. एलियट के द्वारा लिखी गई 434 पंक्तियों की एक आधुनिक कविता है गाइस। और इट फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1922, सबसे पहले इसको 1922 में पब्लिश किया गया था। इसकी फेमस लाइन है, अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ। ये पहली लाइन है इसकी। आई विल शो यू, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। तो गाइज ये इसकी फर्स्ट लाइन है, वेस्टलैंड की पूछ ली जाती है एग्जाम में, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर, तो आप इसको ध्यान में रखना है आपको। और इसकी जो लास्ट लाइन है गाइज, संस्कृत में है इसकी लास्ट लाइन, ओम शांति शांति शांति, ठीक है। जो लास्ट लाइन है उसे भी मैं लिख देती हूँ। 3 टाइम शांति 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 आता है, ठीक है, 3 टाइम आता है ये, 3 टाइम, ओके। चलिए, तो ये
वेस्टलैंड है, ये टीएस इलियट ने लिखा है गाइस। और ये डेडिकेटेड किसको है यहाँ पर पूछा गया है कि हु इज़ कंसिडर, तो ये डेडिकेटेड है एजरा पोंड को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एजरा पोंड। ये ध्यान रखना है आपको, टीएस इलियट यहाँ पर मत लगा देना, देख लीजिएगा से ध्यान से, हु कंसीडर्ड। ठीक है, तो ये एजरा पोंड को कंसीडर करती है और ये लिखी गई है टीएस इलियट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। द इडियम टू कैच ए टर्टर मीन्स, टू कैच ए टर्टर मीन्स क्या होता है गाइज, टू एनकाउंटर विथ समवन, ठीक है, हु मोर पावरफुल एंड ट्रबल सम, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, उसको उसका एनकाउंटर करना, टू कैच ए टर्टर। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। और इससे कौन सी ये जो है प्रोवर्ब यहाँ पर बिलोंग करती है, ये प्रोवर्ब कौन सी लाइन को बिलोंग करती है, टू स्क्रैप द टटर ऑफ वंस टीथ, नो, टू गेट एन अपोनेंट हु इज़ फियरसम, या टू सॉल्व ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, टू अराइव एट ए हेस्टी कंक्लूजन। तो क्या होगा आपका राइट आंसर, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा गाइज ऑप्शन नंबर बी, टू गेट एन ओपोनेंट हु इज़ फियरसम, जो डरावना है उस पर जो है विजय प्राप्त करना। चलिए आगे है, करेक्टली पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, देयर्स बीन ए बर्गलरी फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड। ये सेंटेंस है आपके पास, देयर बीन ए बर्गलरी फ्लैश थ्रू हिज माइंड। तो क्या होगा आपका राइट आंसर यहाँ पर गाइस, तो देयर बीन ए बर्गलरी फ्लैश थ्रू हिज माइंड, ये आई थिंक यहाँ पर जो सेंटेंस है ऑप्शन नंबर ए, इन्वर्टेड कोमास के अंदर ये आएगा यहाँ पर, देयर और देयर को अपोस्ट्रोफ करके एस लगाया जाएगा गाइस। तो यहाँ पर है जो ऑप्शन बी है यही आपका राइट है, देयर्स बीन ए बर्गलरी फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजेस्ट टू द अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस बिलो। यानी कि देयर इज ए डियर्थ ऑफ मिल्क इन दिल्ली नाउ ए डेज, यहाँ पर डियर्थ जो होती है ये कमी होती है, यहाँ पर हम इसको अपोजिट देंगे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एबेंडेंस होता है प्रचुर मात्रा, यानी बड़ी मात्रा में, वेरी लार्ज क्वांटिटी। और एक्स्ट्रा वेजेंट क्या होता है, ये फिजूल खर्ची होती है गाइस, फिजूल खर्ची। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। फ्रेंच फ्रेज विज ए विज कॉमनली यूज इन द इंग्लिश लैंग्वेज मीन। इंग्लिश लैंग्वेज में एक फ्रेंच फ्रेज है गाइस, विज ए विज, कॉमनली यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज में इसको कॉमनली यूज किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, विज ए विज, क्या ये अपोजिट फेसिंग के लिए है, या सिटिंग साइड बाय साइड के लिए है, या फिर ये विद ईच अदर के लिए है, बिटवीन टू थिंग के लिए है, किसके लिए, क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर ए, अपोजिट फेसिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, विज ए विज। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पर एक करेक्ट सेंटेंस को हमें चूज करना है गाइस। वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट वट वन से, क्या ये राइट है, वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट वट दे से, या फिर वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट वट ही सेज, या फिर वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट वट वन सेज। तो आई थिंक यहाँ पर जो वन से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनमें लास्ट में भी वन ही आना चाहिए गाइस, और यहाँ पर इस चीज़ को फॉलो कर रहा है यही वाला सेंटेंस। ठीक है, और व्हाट वन सेज होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये व्हाट वन सेज यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ये। ठीक है, ये से नहीं होगा, सिंगल नहीं आएगा, तो यही सेंटेंस राइट रूल्स को फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में जो है कौन सा सेंटेंस है जो फॉलो करता है रूल्स को, वो हमें चूज़ करना है यहाँ पर।
चलिए देखते हैं। ही वंडर्ड दैट इट वॉज अ ब्यूटिफुल सीन, या फिर ही सेड दैट व्हाट अ ब्यूटिफुल सीन इट वॉज, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल सीन, या फिर ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटिफुल सीन इट वॉज। क्या होगा आपका राइट आंसर? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा गाइस, ये इनडायरेक्ट स्पीच में जो दिया गया है परफेक्ट यूज़ किया गया है, तो ही एक्सक्लेम्ड होगा गाइस, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल सीन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो। यू कांट जज ए बुक बाय इट्स, ये तो सुनी सुनाई प्रोवर्ब है गाइस, कितनी बार आपने टीवी पर ऐड देखा होगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गाइस। यू कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ए फ्लॉक ऑफ शीप ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए। ए फ्लॉक ऑफ शीप के लिए हम इसका यूज करेंगे। ए फ्लॉक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग इन द गार्डन। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, और नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर भी हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है गाइस। तो चलिए क्या होगा आपका राइट सेंटेंस? ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी अमॉन्ग हिज 2 सन। तो अमॉन्ग तो टू के लिए कभी हम यूज़ करते नहीं हैं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज 2 सन। ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी अमॉन्ग आ गया, फिर से बिसाइड आ गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यही हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि टू के लिए हमेशा हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चूज द करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ भी हमें करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंस को देखना है गाइस। देखिए चलते हैं। मे गॉड फॉरगिव यू सेड द हर्मिट। अब ये जो है आपका इन्वर्टेड कोमास के अंदर आना चाहिए, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। मे गॉड फॉरगिव यू, यहाँ पर ये ठीक हो सकता है, लेकिन आगे देखते हैं। सेड द हर्मिट, लेकिन यहाँ पर नीचे कोमा नहीं दिया है, ये भी गलत हो जाता है। आगे देखते हैं। मे गॉड फॉरगिव यू सेड द हर्मिट, गो योर ओन वे, डोंट डिस्टर्ब मी इन माई डिवोशन। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आई थिंक ये सी और मे गॉड फॉरगिव यू, देखिए यहाँ भी सेम है। सेड द हर्मिट, गो योर ओन वे, डोंट डिस्टर्ब मी इन माई डिवोशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है गाइस, इसको हम राइट कर देंगे। सी और डी एक जैसे ही हैं लगभग, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को हम राइट कर देंगे गाइस। चलिए नेक्स्ट है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स हैव बीन इन जम्बल्ड अप, you are required to rearrange these parts which are labeled। ओके गाइज, यहाँ पर आपको रीअरेंज करना है सेंटेंस को, ठीक है। पी क्यू आर एंड एस को रीअरेंज करना है, प्रोड्यूस द करेक्ट सेंटेंस में चेंज करना है आपको। चलिए क्या होगा यहाँ पर, वन और लास्ट सेंटेंस आपको दिया हुआ है। तो देखिए, आई हैव नेवर मीट ए फ्रेंडलीनेस एंड हॉस्पिटलिटी, ये तो यहाँ पर आना नहीं चाहिए गाइस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए, देखिए, आई हैव नेवर मीट ए फ्रेंडलीनेस एंड हॉस्पिटलिटी इन योर सिटी लाइक द वन आई हैव मेट कोलकाता। आई हैव नेवर मीट ए फ्रेंडलीनेस एंड हॉस्पिटलिटी, ये आ जाएगा गाइस। इसके बाद आर देखते हैं, लाइक द वन, फिर उसके बाद आई हैव मेट इन योर सिटी कोलकाता, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा गाइस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। PRSQ
क्यू इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चार्ल्स गुडियर वंस एक्सीडेंटली, ये दूसरा सेंटेंस है। यहाँ पर देखते हैं क्या राइट होगा गाइस। 66 का, तो जो 66 का है यहाँ पर देखते हैं। चार्ल्स गुडियर वंस एक्सीडेंटली, इसका आना चाहिए एक्सीडेंटली। देखिए PRQS, तो इनमें से कोई एक को हम उठा के देख लेते हैं। एंड फाउंड दैट द रिजल्टिंग रबर, ये तो होना नहीं चाहिए, तो ड्रॉप द मिक्सचर ऑफ नेचुरल रबर, ये आ जाएगा। तो क्यू से हमारा एक ही स्टार्ट हो रहा है गाइज, और यहाँ पर हम देख लेंगे क्यू से ये B स्टार्ट हो रहा है, और इसको फॉलो करते हैं यहाँ पर। ड्रॉप द मिक्सचर ऑफ नेचुरल रबर, उसके बाद है S, एंड सल्फर ओवर ए हॉट स्टोव, और क्या होता है उसके बाद P ले लेते हैं। एंड फाउंड दैट द रिजल्टिंग रबर, और उसके बाद है R वॉज हार्डर स्ट्रोंगर एंड मोर इलास्टिक एंड नॉन स्टिकी, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर B। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर हमें चूज करनी है गाइस लेफ्टिनेंट की। ये एग्ज़ाम में मोस्टली आता है, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग पूछ ली जाती है, ठीक है, तो इसे अच्छे से याद रखना है, आपको रट लेना है गाइस। लेफ्टिनेंट होता है तीनों सेनाओं, जो जल थल और वायु सेना होती हैं, उनके मध्यस्थ एक अधिकारी होता है गाइस, उसे लेफ्टिनेंट कहते हैं। और जो लेफ्टिनेंट की करेक्ट स्पेलिंग होती है, तो यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट की करेक्ट स्पेलिंग है ये है ऑप्शन नंबर A, LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट, ये करेक्ट स्पेलिंग है गाइस। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। शॉर्ट स्पीच डिलीवरी बाय एन एक्टर इन ए प्ले एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स थॉट्स, तो ये क्या होता है गाइस। शॉर्ट स्पीच होती है जो डिलीवर्ड की जाती है एक एक्टर के द्वारा एक प्ले में, एक्सप्रेसिंग द कैरेक्टर्स थॉट, कैरेक्टर्स के थॉट्स को एक्सप्लेन किया जाता है गाइस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो ये होती है गाइस, इसे कहते हैं असाइट। क्या कहते हैं इसको, असाइट। असाइट ये एक शॉर्ट स्पीच होती है जो एक एक्टर के द्वारा डिलीवर्ड की जाती है, और अदर एक्टर इसको नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। कलाकार द्वारा दर्शकों को बोले गए शब्द होते हैं जिन्हें अन्य कलाकारों को नहीं सुनना होता, ऑडियंस से सीधे वार्तालाप होता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मीन्स क्या होता है, तो जो लेजिटिमेट होता है गाइज ये होता है तर्क संगत, जो किसी रिजल्ट पर पहुंचते हैं, जो वैलिड होता है गाइज, जो स्वीकार्य होता है, ठीक है, तो उसे लेजिटिमेट कहते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आपके पास 4 ऑप्शन, क्या ये राइटफुल है या पोसेसिव है, करेक्ट है या फिर वैलिड है, तो इसको वैलिड ही कहेंगे, ऑप्शन नंबर D इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पर आ गए हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 70 है टू यूज़ अनदर पर्सनस थॉट्स राइटिंग टू वंस ऑन इज कॉल्ड। किसी व्यक्ति के, किसी पर्सन के थॉट्स चुराना और अपनी राइटिंग में यूज़ करके और उसे अपनी राइटिंग बताना, ये क्या होता है गाइस। ये सिलोगिज्म होता है, पैरोडी होता है, पैंथेइज्म होता है, या प्लेगियरिज्म होता है, क्या होता है, तो गाइस ये होता है प्लेगियरिज्म, ठीक है, ये प्लेगियरिज्म होता है जब किसी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के जो है थॉट्स को चुरा लिया जाता है और उन्हें अपने तरीके से यूज़ करके खुद के थॉट बताए जाते हैं। ये नहीं होता, पैरोडी होता है कॉमिक रिलीफ के लिए। और जो सिलेगिज्म होता है गाइज, सिलेगिज्म का मतलब होता है एक प्रकार का तर्क वितर्क, जो सिलेगिज्म होता है एक प्रकार का तर्क वितर्क होता है। और जो पैंथेजिम होता है, पैंथेजिम जो है ये होता है समस्त प्रकृति में ईश्वर के अस्तित्व का विश्वास, यानी कि हर जगह भगवान को मान लेना, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं सभी, और इससे बिलोंग करता है प्लेगियरिज्म। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ पैल्ट्री। पैल्ट्री क्या है, पैल्ट्री का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा गाइस, एक मिनट। जो पैल्ट्री है ये एक बहुत ही यूजलेस चीज़ होती है, ये बहुत छोटी चीज़ को कहा जाता है पैल्ट्री, टू स्मॉल, है ना, और जो यूजलेस होती है।
तो यहाँ पर करेक्ट सिनोनिम इसका हम देखेंगे। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम है गाइस, अनइम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। बेस्ड ऑन शेक्सपियर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, ड्राइडन रोट ए पोयम इन ब्लैंक वर्स, इट इज़। ये कौन सी पोयम है जो एंटोनी और क्लियोपेट्रा के बेस्ड पर, ठीक है, ड्राइडन ने एक पोयम लिखी ब्लैंक वर्स में, क्या है उसका नाम? ठीक है, तो उसका नाम है गाइस, आप इसका आंसर बता पाएंगे आसानी से, उसका नाम है ऑल फॉर लव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे है कैनिंग। कैनिंग एक वर्ड है गाइस, ये किसको रेफर करता है? कैनिंग है क्या? कैनिंग एक रूपक है, जैसे किसी जहाज को कोई दूसरे नाम से बुलाना, ठीक है, उसे सी स्टेट कह देना, या किसी भी चीज़ को किसी दूसरे नाम से बुलाना। एक मेटाफर टाइप में इसको यूज़ किया जाता है कैनिंग को। तो पॉपुलर फॉर्म ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर ड्यूरिंग मिडाइवल टाइम, ये नहीं हो सकता। मेटाफोरिक कंपाउंड वर्ड यूज इन ओल्ड इंग्लिश पोएट्री, बिल्कुल यही सही है गाइज इसका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। मेटाफोरिक कंपाउंड वर्ड यूज इन ओल्ड इंग्लिश पोएट्री, जो कैनिंग है, इसको इस तरह से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड, सेलेक्ट द बेस्ट सूटेड वन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पैसिव वॉइस में इसे चेंज करना है सेंटेंस को। सेंटेंस है हमारे पास, प्लीज़ हेल्प मी। किस तरह से इसका पैसिव बनेगा? यू वर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, नो। यू आर बीइंग रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है गाइस, यही इसका राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, क्योंकि यहाँ पर जो सिंपल सेंटेंस है ये, और ये इसी तरह से पैसिव में चेंज होगा थर्ड फॉर्म के साथ, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है जॉन डन बिलोंग टू। जॉन डन, जो जॉन डन है, ये कौन सी मेटाफिजिकल पोएट हैं गाइज ये, और ये किस एज से बिलोंग करते हैं, जो जॉन डन है? ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ गाइज, देखिए जो रेस्टोरेशन एज है गाइज, 40 सेकेंड के टाइम की एज है ये। 1660 से 1688 तक का टाइम पीरियड है रेस्टोरेशन एज का। ठीक है, जो प्यूरिटन एज है, प्यूरिटन एज गाइज, ये मिल्टन की एज है। 1649 से 1660 तक का इसका टाइम है। मिल्टन को प्यूरिटन कहा जाता है। और जो न्यू क्लासिकल एज है 1660 से 1798 तक का इसका टाइम पीरियड है न्यू क्लासिकल का। और जो मॉडर्न एज है गाइज, मॉडर्न एज 1500 से 1945, इसका सबसे लंबा टाइम पीरियड है गाइज। 1500 से लेकर 1945 में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, अर्ली मॉडर्न, इसको 2 पीरियड में डिवाइड किया गया है, अर्ली मॉडर्न और लेट मॉडर्न पीरियड। ठीक है, तो जो अर्ली मॉडर्न पीरियड है वो 1500 से रहा है, और लेट जो 19 के बाद का है गाइस, मतलब 18 के बाद का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जॉन डन है ये मेटाफिजिकल पोएट है, और ये रेस्टोरेशन, न्योक्लासिकल, प्यूरिटन किसी एज से बिलोंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इनको माना जाएगा मॉडर्न पीरियड से बिलोंग करते हुए, क्योंकि जो जॉन डन है इनका भी टाइम पीरियड 1512 टू 1631 है गाइस। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1572 से, और ये 1631 तक रहे, तो इनको माना जाएगा मॉडर्न पीरियड से ये बिलोंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग? नेक्स्ट पूछ लिया गया है 76, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग? इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है कि राइट स्पेलिंग होती है? ऑप्शन नंबर सी, ठहराव होता है BIVOUAC, BIVOUAC, बी वर्क। ठीक है,
इसका मतलब होता है पड़ाव या फिर ठहराव। चलिए नेक्स्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें हमें करेक्ट वर्ड को चूज करके फिल करना है गाइस। दे वर अवेटिंग ऑफिशियल, तो क्या होगा आपका राइट आंसर ऑफ द न्यू दे हैड हियर्ड फ्रॉम ए फ्रेंड। दे वर अवेटिंग ऑफिशियल, तो क्या होना चाहिए आपका यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ पर होना चाहिए रिकमेंडेशन तो नहीं आएगा, सैंक्शन और रेटिफिकेशन नहीं, कन्फर्मेशन। हाँ, दे वर अवेटिंग ऑफिशियल कन्फर्मेशन, ठीक है। कन्फर्मेशन के लिए वो वहाँ पर वेट कर रहे हैं ऑफ द न्यूज़ दे हैड हियर्ड फ्रॉम ए फ्रेंड, ठीक है। तो उस न्यूज़ के कन्फर्मेशन के लिए वहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यान मार्टल्स मैन बुकर्स प्राइज अवार्ड विनिंग नोवेल लाइफ ऑफ पाई इज सेट इन विच इंडियन सिटी। यान मैटेरियल्स मैन बुकर प्राइज जो अवार्ड है ये विनिंग किया गया है। नोवेल लाइफ ऑफ पाई इज सेट इन किस सिटी से ये बिलोंग करता है गाइज, तो ये बिलोंग करता है पांडुचेरी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा पांडुचेरी। चलिए नेक्स्ट है शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम ऑफ रूरल और पेस्टोरल लाइफ इज कॉल्ड। जो रूरल और पेस्टोरल लाइफ से बिलोंग करती है और शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम होती है तो इसको क्या कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है गाइस, इसको कहते हैं आइटल। इसको कहते हैं आइटल। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ड चूज करके फिल करना है। ए डैश सोल्डर फाइट फॉर द सेक ऑफ मनी, यानी कि कौन सा सिपाही होता है जो सिर्फ मनी के लिए, फॉर मनी सेक, धन की इच्छा होती है जिसकी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्सिनरी। मर्सिनरी का मतलब होता है धन लोलुप, यानी कि उसे बस धन की भूख होती है, उसके लिए वो लड़ता है। मैटेरियलिक क्या होता है, मैटेरियलिस्टिक भौतिकवाद होता है गाइस, भौतिकवाद। चलिए आगे देखते हैं। ए बैंड इन द गैंग इज़ ए वर्क ऑफ, ये किसका वर्क है। ए बैंड इन द गैंग किसका वर्क है गाइस, अनीता देसाई का है, अमिताभ घोष का है, या फिर मनोहर मनगोलकर का है, या मिस्टर आनंद का है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा गाइस मनोहर मंगोलकर। ये इनका है ए बैंड इन द गैंग्स, ये इनका वर्क है मनोहर मंगोलकर का। चलिए नेक्स्ट है डोसाइल। डोसाइल मीन्स क्या होता है, तो डोसाइल मीन्स होता है शांत और विनीत, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जेंटल। स्टूपिड, स्टबन और वैग्यू नहीं हो सकता है गाइस, तो ये जेंटल जो है यही इसका राइट ऑप्शन होगा, जेंटल। चलिए नेक्स्ट है टिक द करेक्ट सेंटेंस। नाइदर राम और श्याम हैज़ डन इट। क्या है करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर देखिए, आइदर राम नोर श्याम हैज़ डन, ये भी नहीं हो सकता। बोथ राम एंड श्याम हैज़ डन इट, ये भी नहीं हो सकता। नाइदर राम नोर श्याम हैड डन इट, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो गाइज जो ऑप्शन डी है यही इसका राइट आंसर होगा। ना तो राम और ना तो श्याम ने इसे किया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 91, जॉन गाल्सवर्दी वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था जॉन गाल्सवर्दी को, वो तो किस ईयर में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1932 में इन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है ascertain द करेक्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द वर्ब। यहाँ पर हमें बताना है, हमें करेक्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब फॉर्म चेंज करनी है, फिल करनी है। यस्टरडे एट स्कूल आई
क्या आना चाहिए? आई वॉज स्टारलिट आना चाहिए, वर स्टारलिट, वॉज स्टारलिंग या वर स्टारलिंग, क्या आना चाहिए गाइस? तो यहाँ पर आना चाहिए राइट जो आंसर होना चाहिए वॉज स्टारलिंग होना चाहिए बाई द इको ऑफ ए रोर ऑफ लाफ्टर। ठीक है, आई वॉज स्टारलिट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, वॉज स्टारलिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आंसर द करेक्ट वर्ब फॉर्म, यहाँ पर करेक्ट वर्ब फॉर्म को चूज करना है हमें। बार्सिलोना, बार्सिलोना क्या है गाइस? एक फेमस प्लेस है, फेमस प्लेस है ये स्पेन के अंदर जो बार्सिलोना है। ठीक है, द वर्ल्ड टू द मोंटजुइक स्टेडियम, तो क्या किया गया था यहाँ पर बार्सिलोना में? द वर्ल्ड टू द मोंटजुइक स्टेडियम में क्या हुआ था? तो बार्सिलोना ने वेलकम्ड किया था वर्ल्ड को। ठीक है, वेलकम द वर्ल्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेलकम्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इनक्रेडिबल का मीनिंग आप जानते होंगे गाइज बहुत अच्छी से। तो इनक्रेडिबल का जो मीनिंग है वो क्या है गाइज? अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चार्ल्स लैम्ब एसेज ऑफ एलिया अपीयर इन विच मैगजीन, किस मैगजीन में ये ऐसे हमें देखने को मिलता है चार्ल्स लैम्ब का एसेज ऑफ एलिया? तो लंदन मैगजीन है क्या, ये एडिनबर्ग रिवाइव है, रिफ्लेक्टर है या क्वार्टरली रिवाइव है? तो गाइज ये लंदन मैगजीन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। लंदन मैगजीन में ये हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ पर्की। पर्की का करेक्ट सिनोनिम हमें चूज करना है। पर्की का मतलब होता है दिलेर, चतुर, चुस्त। ठीक है, जो पर्की होता है दिलेर, चुस्त, चतुर। तो इसका राइट हम देखेंगे बोयांट, क्लियर, क्लीन, कॉमिक, प्रेटी, तो ये हो नहीं सकते। कॉमिक, प्रेटी, क्लीन तो नहीं हो सकते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है गाइस, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, हैप्पी और कॉन्फिडेंट होता है ये। बियॉन्ड का मतलब विलियम हैजलिट फर्स्ट बुक वाज, विलियम हैजलिट की पहली बुक कौन सी है गाइस? इंग्लिश पोएट, स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एक्शन, या फिर इंग्लिश कॉनिक राइटर्स कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर, कौन सी बुक है इनकी पहली? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गाइस, ये स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एक्शन इनकी पहली बुक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, इफ देर इज नो एरर द आंसर इज डी, डी आंसर होगा अगर नहीं है एरर। द ड्यूटीज ऑफ ए पुलिसमैन आर रेगुलेटिंग द ट्रैफिक, इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम एंड टू कंटेन एंटी सोशल एलिमेंट्स, तो क्या होना चाहिए आपका राइट आंसर? तो गाइज यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, देखिए यहाँ पर द ड्यूटीज़ ऑफ ए पुलिसमैन आर रेगुलेटिंग द ट्रैफिक, इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम, ING आ रहा सब में, एंड टू कंटेन एंटी सोशल एलिमेंट, तो कंटेनिंग यहाँ पर होना चाहिए गाइज। ये जो कंटेन है ये टू कंटेन है, तो कंटेनिंग होना चाहिए टू कंटेन की जगह। ठीक है, कंटेनिंग एंटी सोशल एलिमेंट्स। ठीक है, तो राइट हो जाएगा सेंटेंस, इसी में मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत है। चलिए आगे देखते हैं। गॉड्स इन हिज हेवन, क्या पूछा गया है? ऑल्स राइट विद द वर्ल्ड, व्हाट डू दिस लाइन बाय ब्राउनिंग सजेस्ट, ये ब्राउनिंग की लाइनें हैं और ये क्या सजेस्ट करती हैं? ही वॉज ए पोएट ऑफ होप, ही वॉज ए पोएट ऑफ लव, ही वॉज ए पोएट ऑफ नेचर, या ही वॉज ए पोएट ऑफ मैन? तो ये सजेस्ट करती हैं गाइस ही वॉज ए पोएट ऑफ मैन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। गॉड्स इन हिज हेवन ऑल्स राइट विद द वर्ल्ड। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एक्सप्रेसिंग द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सेंटेंस है हमारा द मैनेजर सेड वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैनेजर ने कहा कि अच्छा बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए? मैनेजर आस्क्ड
नहीं होना चाहिए, मैनेजर वंडर्ड ये होना चाहिए, या मैनेजर वांटेड या मैनेजर सेड। तो गाइज यहाँ पर आई थिंक जो मैनेजर ने पूछा है व्हाट ही कुड डू फॉर हिम, ठीक है, यू का हिम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये चेंज हो जाता है, आई का ही हो जाता है, यू का हिम हो जाएगा, और तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा गाइज। द मैनेजर आस्क्ड व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। चलिए नेक्स्ट है आर के नारायण्स ए हॉर्स एंड 2 गोट्स एंड मालगुदीज डेज आर कलेक्शन ऑफ। आर के नारायण्स के जो ये ए हॉर्स एंड 2 गोट्स और ये मालगुदी डेज जो हैं ये क्या हैं, एक शॉर्ट स्टोरीज हैं, नॉवेल्स हैं, पोएम्स हैं या फिर एसेज हैं, क्या आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो गाइज ये हैं शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है आर के नारायण का, क्या है ये शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। नेक्स्ट है 102 चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन आउट ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन बिलो टू फिल इन द ब्लैंक। सी टेक्स डिलाइट टीजिंग बॉय, तो वो तो भैया आनंद लेता है बच्चों को, वो आनंद लेती है बच्चों को टीज करने में, बॉयज़ को टीज करने में आनंद लेती है, तो क्या आना चाहिए बाय एट ऑन, तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा इन टीजिंग बॉयज़। चलिए जेन ऑस्टिन्स फर्स्ट नॉवल वाज, जेन ऑस्टिन का जो फर्स्ट नॉवल है वो कौन सा है गाइस, आपको पता होना चाहिए। जेन ऑस्टिन का फर्स्ट नॉवल जो है वो है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंस एंड सेंसिबिलिटी इनका फर्स्ट नॉवल है जेन ऑस्टिन्स का। चलिए देखिए गाइस यहाँ पर ये एक पैराग्राफ है और इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को नीचे से फिल करना है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ पर एंसेस्टर्स एंड डेड रिलेशन वर बिलीव्ड टू पनिश। जो हमारे एंसेस्टर होते हैं और जो डेड रिलेशंस होते हैं वर बिलीव टू पनिश, वो पनिश करने के लिए ऐसा माना जाता है कि वो पनिश करते हैं किसको, उन फ्रेंड को करते हैं, एक्वेंटेंस को करते हैं, डिसेंडेंट्स को करते हैं, पीपल को करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए पीपल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, लोगों को पनिश करते हैं फॉर सिन, जो उन्होंने पाप किए होते हैं उनके लिए। बोथ ऑफ कमीशंस एंड, कमीशन और ओमिशन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कमीशन और ओमिशन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका राइट हो जाएगा कमीशन एंड ओमिशन, यानी उनकी गलती के लिए, उनकी भूल के लिए। द एंसेस्टर्स वर द गार्जियंस ऑफ, क्या होते हैं गार्जियंस ऑफ, किसके होते हैं, सम, एनी, द, ए। तो यहाँ पर आएगा द, क्या आ जाएगा, द एंसेस्टर वर द गार्जियंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ऑफ द सोसाइटी, यहाँ पर द आ जाएगा। मोरलिटी एंड दे जस्टिस दोज हु फेल्ड इन देयर ड्यूटी, यहाँ पर हु आ जाएगा गाइज, यहाँ पर हु आ जाएगा। और द एक्सप्लेनेशंस, ये देखते हैं क्या आएगा यहाँ पर, एक्सप्लेनेशन हियर वाज, ये है एक्सप्लेनेशन। 108 का है, क्या होना चाहिए, सेल्डम होना चाहिए। हाँ 108 का है सेल्डम, सेल्डम हो जाएगा 108 का। ठीक है, और फिर उसके बाद है सेल्डम हियर वाज ही टोल्ड लाइज अबाउट द एंड द एंसेस्टर्स किल हिम। अबाउट द 109 का देख लेते हैं, अबाउट द रिचेस एंड द एंसेस्टर किल्ड हिम, यस। और 1010 का हिज अंकल, अंकल है ना वहाँ पर, तो हिज अंकल घोस्ट किल हिम बिकॉज ही, क्या करता है वो, ऑब्जेक्टिव ट्राई रिजेक्टेड फेल्ड, तो वो क्या करता है गाइस, वो रिजेक्ट कर देता है। ही रिजेक्टेड टू लुक आफ्टर हिज चिल्ड्रन। ठीक है, और हिज, और क्या रिजेक्ट करता है,
तो इसका जो राइट हो जाएगा गाइस, ये है अपने एंसेस्टर्स को, ठीक है, रिजेक्ट कर देता है, उनकी देखभाल करना, जो रिजेक्ट कर देते हैं अपने एंसेस्टर की, अपने बुज़ुर्गों की देखभाल नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों को पनिश किया जाता है। और डिग्रेस्ड बाय हिज कंडक्ट, 113 का देखते हैं, 113 का क्या है, इसका होना चाहिए दे कंडक्ट दे किल्ड हिम, वे उन्हें मार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे, 13 का हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हु सेड इफ़ विंटर कम कैन स्प्रिंग लाई फॉर बिहाइंड, ये किसने कहा अगर सर्दियाँ आती हैं तो क्या स्प्रिंग पीछे रह जाती हैं? तो ये किसकी लाइनें हैं? ये वेस्ट विंड से ली गई लाइनें हैं गाइज, ये शैले की लाइनें हैं जो वेस्ट विंड में उन्होंने पोएम लिखी हैं, वहाँ से ली गई हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्रीचर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर कॉल्ड, ऐसा क्रीचर जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों तरह के जो है ऑर्गन्स होते हैं, प्रजनन कोशिकाएं होती हैं गाइस, मेल और फीमेल, द्विलिंगी उनको कहते हैं हम। तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। प्रूव द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें एक वर्ड चूज करना है जो अंडरलाइन वर्ड है उसके लिए, और सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। ही डज अनपेड वर्क फॉर द रेड क्रॉस। अब ये रेड क्रॉस क्या है गाइस? ये एक संस्था है, जब युद्ध के दौरान या किसी भी आपदा के दौरान जो घायल लोग होते हैं या सैनिक होते हैं उनको जो मदद की जाती है, तो ये एक संस्था है रेड क्रॉस। इसका मुख्यालय जेनेवा में है गाइस, ठीक है। और इसकी स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। किसने की थी इसकी स्थापना? हेनरी ड्यूनेंट ने। और इसका मुख्य कार्य है मानव सेवा, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये एक ऑनरेरी यहाँ पर आना चाहिए। ही डज ऑनरेरी वर्क फॉर द रेड क्रॉस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, अनपेड नहीं, ऑनरेरी वर्क, ठीक है, ऑनरेरी वर्क फॉर द रेड क्रॉस। चलिए नेक्स्ट है, दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो ट्रेस पासर, इनको ट्रेस पासर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा गाइस, ट्रेस पासर, ठीक है, इसको कहेंगे ट्रेस पासर। तो इसकी जगह आ जाएगा दोज ट्रेस पासर विल बी प्रोसिक्यूटेड, जो विदाउट परमिशन के जो है गेट पास करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। टू बियर आर्म, करेक्ट मीनिंग इस जो इडियम्स है ये, इसके लिए एक करेक्ट मीनिंग को हमें चूज करना है। टू बियर आर्म का जो मतलब है क्या होता है? टू बी ए सोल्जर, टू एक्सेप्ट डिफीट, टू एक्सेप्ट चैलेंज, टू एंड्योर समथिंग। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? तो गाइस यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, टू बी ए सोल्जर, ठीक है। टू बियर आर्म का मतलब होता है टू बी ए सोल्जर। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द कैंटोस इज़ एन अनफिनिश्ड वर्क बाय, किसका है ये अनफिनिश्ड वर्क जो कैंटोस है गाइस? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, एजरा पोंट का ये अनफिनिश्ड वर्क है। जो कैंटोस है ये एजरा पोंट का अनफिनिश्ड वर्क है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ए स्टोरी विद ए डबल मीनिंग इज कॉल्ड, एक ऐसी स्टोरी जिसका डबल मीनिंग हो उसे क्या कहेंगे गाइस? क्या होगा आपका राइट आंसर यहाँ पर? तो उसे कहेंगे एन एलेगरी। सिमिली, मेटाफर और हाइपरबोल ये तो सभी क्या हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच हैं गाइस। और जिसका डबल मीनिंग होता है ये होती है एक एलेगरी, एक ऐसी स्टोरी जिसका डबल मीनिंग होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस।
आउट ऑफ द 4 alternatives सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव और एक्टिव वॉइस। ठीक है, जो सही तरीके से एक्सप्रेस करता है इस सेंटेंस को, जो आपके पास है ये सेंटेंस, द क्लाउन वॉज बींग लाफ्ड एट बाई दैम। ठीक है, तो यहाँ पर द क्लाउन वॉज बींग लाफ्ड एट बाई दैम, इसको एक्टिव में चेंज करना है। तो कौन सा सेंटेंस होना चाहिए? दे वर लाफिंग एट द क्लाउन, क्या ये होगा? दे वर लाफिंग ऑन द क्लाउन, दे लाफ्ड एट द क्लाउन, या द क्लाउन वॉज लाफ्ड एट बाई दैम। क्या होना चाहिए आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, दे वर लाफिंग एट द क्लाउन, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्टिव बनाया है इसका। द क्लाउन वॉज बींग लाफ्ड एट बाई दैम, तो बींग हम कहाँ पर यूज़ करते हैं गाइज? जहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस होगा, ये पास्ट का सेंटेंस है तो पास्ट कंटिन्यूस होगा तो वहाँ पर बींग का यूज़ करेंगे। तो दे वर लाफिंग, यहाँ पर देखिए दे वर लाफिंग एट द क्लाउन, तो यही आपका राइट सेंटेंस होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। चलिए, ए पैसेज टू इंडिया इज़ ए वेल नोन बुक रिटन बाय, पैसेज टू इंडिया किसने लिखा है गाइज? इसको चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है, वी.एस. नेपल्स ने लिखा है, वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है, ए.एम. फोस्टर ने लिखा है। तो गाइज इसको लिखा है ए.एम. फोस्टर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन के द्वारा हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सी वाज कैरिंग ए सूटकेस एंड वॉकिंग, कहाँ जा रहे थे? रेलवे स्टेशन की तरफ। तो टू बाय फ्रॉम या फिर टू वर्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं वो एक सूटकेस लेकर, तो ये टू वर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द टीचर प्रोमिस्ड टू ए प्राइज टू द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। तो क्या होना चाहिए आपका राइट आंसर? किस तरह की प्रॉमिस करता है एक टीचर? द टीचर प्रोमिस टू रिवार्ड या फिर अवार्ड या प्रमोट या सिक्योर ए प्राइज। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए टीचर प्रोमिस टू अवार्ड ए प्राइज टू द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आने वाला है उसको एक अवार्ड प्राइज के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है गाइस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन द अपोजिट फॉर्म व्हाट वाज एक्सपेक्टेड हैपन्स इन द स्टोरी इट इज कॉल्ड। अपोजिट फॉर्म फ्रॉम व्हाट वाज एक्सपेक्ट, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अगर उसके कुछ अपोजिट हैपन होता है किसी स्टोरी में, कुछ गलत होता है, आपने कुछ एक्सपेक्ट किया है और कुछ गलत हो जाता है स्टोरी के अंदर, तो इसको क्या कहते हैं? जो आपकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं है, जो आपने सोचा है उसके अकॉर्डिंग नहीं है गाइस। तो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? क्या ये फॉइल होगा, थीम होगा, सेटिंग होगा? ये तो हो नहीं सकता गाइस, तो ये ड्रामेटिक आयरनी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो गाइस प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैं आपको कराने वाली हूँ 15 क्वेश्चन पेपर सेट, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, और यहाँ से इस वीडियो से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लिया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा।